मूवी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक मेज नाम का वायरस पूरे यूरोप में फैल चुका है, जिसकी वजह से काफी लोग इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं और ज़ॉम्बी स्टेज में चल रहे होते हैं। बाद में इसकी दवाई भी खोजी जाती है, लेकिन 75% लोग ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन इनमें से 25% लोग ऐसे होते हैं जिस पर दवाई असर नहीं करती और जो अभी भी ज़ॉम्बी स्टेट में बने हुए हैं। ऐसे में वहाँ दो ग्रुप बन जाते हैं। एक तो जो लोग ठीक हो गए हैं उन्हें क्योर्ड कहते हैं, और जो दूसरे लोग हैं जो अभी भी उन 25% लोगों में है उन्हें अनक्योर्ड कहा जा रहा है। वहाँ की गवर्नमेंट उनको सोसाइटी के लिए खतरा मानती है और उनको एक मर्डर्स के रूप में भी देखती है। अब यहाँ हमें दिखाते हैं कि सेलन को रात को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि खून उसके जूते में गिरा हुआ है और उसको सांस लेने में दिक्कतें आ रही होती हैं। उसकी आंखों में रेड कलर की वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाती है। अब वो एकदम अपने बेड से उठकर बाथरूम की ओर भागने लगता है और अपना फेस मिरर में देखता है। उसको अपनी आंखों में वही रेड वेसल्स दिखाई देती हैं, जिसको देखकर उसे लगता है कि वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। वो बाथरूम के फ्लोर पर बैठ जाता है। इतने पर ही उसे बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज आती है और वो देखता है कि उसका फ्रेंड कॉनर है, जो बाथरूम में आकर उसके साथ बैठ जाता है और सेनन से पूछता है, तुम अब ठीक हो ना? सेनन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। सेनन कैनर से पूछता है, बाहर की दुनिया कैसी है? इस पर कैनर उसको बोलता है कि सब धीरे धीरे पहले जैसे नॉर्मल हो रहे हैं, लेकिन दोनों ये जानते थे कि ये नामुमकिन है। फिर हमें दिखाते हैं कि सेनन एक ऑफिस में बैठा होता है और कैंटर नाम का एक ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम उस वायरस से कितने वक्त तक इन्फेक्टेड थे? इस पे सेनन कहता है कि 4 साल तक। ये सुनकर कैंटर उनसे पूछता है कि उसे कोई डरावने सपने भी आते हैं। कैंटर का ये मानना था कि इन सपनों से हमें पता चल जाता है कि हमारी बीती जिंदगी में क्या हुआ है और हमने कितना सफर किया है। कैंटर उसको कहता है कि तुम्हें अपनी भाभी के साथ रहना पड़ेगा, और ये बहुत ही अजीब चीज होती है क्योंकि कोई भी फैमिली इन लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहती और मजबूरन उनको एक सेंटर में रहना पड़ता है। अब कैनन और सेनन एक साथ चल रहे होते हैं, जहां उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाया जाता है। बस मिलिट्री एरिया से गुजर रही होती है और यहाँ के लोग उन पर पत्थर फेंक रहे होते हैं और इनका विरोध कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ये सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है और बस की खिड़की से उन पर चीजें फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। बाद में सेनन और कैनन को अलग कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं दो लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक लोगों का ग्रुप ये मानता है कि ये लोग किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, जबकि दूसरे लोग ये सोचते हैं कि वो अभी भी सोसाइटी के लिए खतरा है और गवर्नमेंट को लगता है कि इन सब लोगों को दूसरे लोगों में शामिल कर देना चाहिए। अब उसकी भाभी एबी एक रिपोर्टर है जो कैमरे के पीछे काम करती है। एबी अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने बेटे सिलन के साथ अकेली रहती है और उसके पति की मौत भी मेज वायरस की वजह से हुई थी। एबी अपने बेटे को होमवर्क करा रही होती है, तभी दरवाजा कोई नॉक करता है और वो बाहर जाकर देखती है तो सेनन दरवाजे पर खड़ा होता है। एबी उसको गले लगाती है और अंदर ले आती है। अब रात को किचन में एबी और सेनन कुछ बातें कर रहे होते हैं और सेनन एबी से कहता है कि उसको यहीं रहना पड़ेगा। एबी सेनन को कहती है ल्यूक भी यही चाहता था। अब सेनन को रात को नींद नहीं आती और वो पुरानी बातों को याद करता है। सेनन अपने भाई के साथ इसी घर में होता है और ल्यूक को बाहर से एक सायरन सुनाई देता है। सेनन को रात को नींद नहीं आती और उसको कई पुरानी बातें याद आ रही होती, जिसमें दिखाते हैं कि कोई इन्फेक्टेड आदमी सेनन पर हमला कर देता है और उसके बाद सेनन अपने भाई ल्यूक को काट देता है। अगले ही दिन कॉनर अपने फादर के घर जाता है और उन्हें कहता है कि वो उसकी कोई अच्छी सी जॉब लगवा दे, लेकिन ये सुनकर उसके पापा उसको कार की तरफ धक्का देते हैं और हेल्प करने से मना कर देते हैं और उसको मॉन्स्टर कहते हैं। कॉनर पहले सफाई का काम करता था पर अब वो ये जॉब नहीं करना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि सेनन अपनी साइकिल पर ट्रीटमेंट सेंटर जा रहा होता है। यहाँ उसको एक ब्लू हेलमेट पहना एक ऑफिसर रोकता है और उसकी आईज चेक करता है। ऑफिसर उसकी आंखों में रेड वेसल्स देखता है जो सर्कल फॉर्म में हो रही होती हैं। ऑफिसर को ये देखकर पता चल जाता है कि सेनन एक क्योर्ड पर्सन है और सेनन बिल्डिंग के अंदर एंट्री होता है। यहाँ उसको डॉक्टर लियोन्स दिखती है जो किसी का ट्रीटमेंट कर रही होती है और वो भी उसके साथ हेल्प करने लगता है। अब डॉक्टर लियोन्स सेनन को बोलती है कि जो लोग एक बार इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं उनमें ये वायरस किसी न किसी सेल में रहता है, चाहे बाद में वो पेशेंट क्योर्ड ही क्यों ना हो जाए। सेनन कॉनर को मिलने के लिए एकोमोडेशन सेंटर पहुंचता है और कॉनर को बताता है कि रेजिस्टेंट लोग हम पर अटैक नहीं करते। तो कॉनर इस पे कहता है कि हम क्योर्ड लोग उनसे ज्यादा सुरक्षित हैं, जितने वो लोग नहीं हैं जो कभी इन्फेक्टेड नहीं हुए। कॉनर और सेनन बातें कर रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच ऑफिसर कैंटर आ जाता है और वो कॉनर को कहता है कि वो अपना काम करे। ऑफिसर कैंटर की ये बात सुनकर कॉनर उसको कहता है कि वो अब सफाई का काम नहीं करता। ऑफिसर कैंटर अकड़ के कहता है कि तुम वही हो ना जो पहले किया करते थे। ये सुनकर कैनर कैंटर को थप्पड़ मारने लगता है कि तभी कैंटर उसको धक्का देके गिरा देता है। ये सब देखकर सेनन उठ के खड़ा होता है, लेकिन उसको 2 आर्मी ऑफिसर रोक देते हैं और कैनर को काफी दर्द हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो खड़ा ही नहीं हो पाता। कैंटर उसको जाते हुए वार्निंग देकर जाता है कि वो फैमिली से मिलने की कोशिश ना करे। वहीं हम देखते हैं कि कैन और एबी के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। उसको ये आस होती है कि कोई तो होगा जो उसको पहचानेगा। जैसे ही एबी घर से बाहर आती है तो कॉनर उसके पास जाता है और कहता है कि मैं सेनन का फ्रेंड हूँ। एबी को क्योर्ड लोगों से कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वो कॉनर से बात करना स्टार्ट कर देती
है और उससे पूछती है कि तुम इन्फेक्टेड होकर जब वो ज़ॉम्बी स्टेट में थे तो क्या एक्सपीरियंस था तुम्हारा। इस पर कॉनर कहता है वो बहुत ही बुरा था। वहीं हम देखते हैं सैनन अपने ट्रीटमेंट सेंटर वापस आता है और दो सोल्जर को देखता है जो अपनी जगह छोड़कर नीचे जा रहे होते हैं। सैनन का पीछा करता है और उसको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो उस रूम में जाता है और देखता है कि सोल्जर उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ये देखकर सैनन को बहुत गुस्सा आता है और उसको धक्का देने लगता है, लेकिन वो सोल्जर सैनन से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो सैनन को पकड़कर नीचे गिरा देता है। और इन सब के चलते वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से सोल्जर गोली मार देता है। इस पर उसको वो सोल्जर कहता है कि ये मरने वाली थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एकोमोडेशन सेंटर में हम देखते हैं कि लोग न्यूज देख रहे होते हैं, जिस पर डॉक्टर लियोन से कहती है कि वो गवर्नमेंट के इस फैसले के खिलाफ है कि इन्फेक्टेड लोगों को सोसाइटी से निकाल देना चाहिए और वो गवर्नमेंट से गुजारिश भी करना चाहती है कि उन्हें थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि वो उसकी दवाई खोज सके। कैनोर के साथ जो हुआ होता है उससे वो बहुत डर जाता है और वो जानता है कि उन लोगों को सोसाइटी से निकाल देंगे सभी। वहीं सैनन एकोमोडेशन सेंटर पहुंचता है और देखता है कि वहां एक क्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी है और वो लोग बॉम्ब अटैक करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्योर्ड लोगों के राइट्स के लिए बनाई गई है और कॉनर सैनन से इस बात पर विश्वास दिलाता है कि जिन घरों को वो टारगेट कर रहे हैं वो खाली है। सैनन आयरिश डिफेंस के क्वार्टर की तरफ चला जाता है और वहां बॉम्ब फेंक देता है, जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। अब सैनन को लगता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन अगले दिन जब सैनन न्यूज में देखता है कि बॉम्ब अटैक से कई लोगों का नुकसान हुआ है और एक आदमी की डेथ भी हो गई है, ये सब देखकर सैनन सोचता है कि उसको कैनर का साथ नहीं देना चाहिए। सैनन बाथरूम में जाता है और मिरर के पास खड़ा हो जाता है। वहाँ उसको कुछ बीती हुई बातें याद आती हैं। सैनन अपने ट्रीटमेंट सेंटर वापस जाता है और वहाँ पे डॉक्टर लियोन्स की फोटो पेशेंट जो के साथ देखता है। डॉक्टर लियोन्स और जो एक साथ उस वायरस की दवाई बना रहे होते हैं, लेकिन जो इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। एबी ये बात नोटिस करती है कि सैनन घर रात को लेट आता है और उसको लगता है कि वो भी उस एलियंस में शामिल है। एक रात को एबी और सैनन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अब एबी सैनन से पूछ लेती है कि क्या वो उस एलियंस में शामिल है, लेकिन सैनन मना कर देता है। ये सुनकर एबी बैठ जाती है और उसको बोलती है कि उसे अपनी फैमिली प्यारी है। वो सैनन को बताती है कि वो और उसका बेटा उस सिटी से बहुत दूर आ गए थे जब ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था और जिस वायरस की वजह से उसने अपने पति को भी खो दिया। जब टीवी पे न्यूज चली कि ये वायरस की दवाई ढूंढ ली गई है तो हमें थोड़ी उम्मीद जागी कि वो वापस आएगा। रात को सैनन एबी और सिलन खा रहे होते हैं और उसी वक्त कॉनर डोर को नॉक करता है। एबी उसको अंदर बुलाती है और बैठने को बोलती है। एबी सिलन को इशारा करती है कि तुम अंदर चले जाओ बेटे। वो तीनों अब उस बॉम्ब अटैक के बारे में बात कर रहे होते हैं और एबी कहती है कि एकोमोडेशन सेंटर में रहना बहुत मुश्किल है, जिस पर कॉनर ये कहता है कि एक आदमी अरेस्ट हो चुका है जिसने ये अटैक किया था और इस पर एबी उसको कहती है ये काम किसी एक आदमी का नहीं और वहाँ से उठकर चली जाती है। सैनन कैनर को बोलता है कि अब वो क्योर्ड एलियंस का हिस्सा नहीं है। वो एबी और सैनन को अपनी फैमिली मानता है और उन पर किसी भी तरह का खतरा नहीं आने देगा। अब सुबह का टाइम दिखाते हैं जब सैनन सिलन को साइकिल पर स्कूल छोड़ने जाता है। वैसे ही ऑफिसर कैंटोर एबी के घर आता है और सैनन के बिहेवियर के बारे में उससे पूछता है। ऑफिसर कैंटोर एबी से कुछ नहीं छुपाना चाहता, इसीलिए वो उसको सब कुछ सच सच बोल रहा होता है। उसको लगता है कि क्योर्ड लोग अभी भी एक मॉन्स्टर का ग्रुप है जो कभी भी किसी पर हमला कर सकते हैं और उनको मार सकते हैं। ऑफिसर कैंटोर एबी को एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देता है और कहता है अगर कुछ पता चले तो मुझे बता सकती हो। एबी उस डॉक्यूमेंट फाइल को खोलती है जिसमें कैनर और सैनन के ज़ॉम्बी स्टेट्स की फोटोज होती हैं और ये सब देखकर एबी डिसाइड करती है कि वो एकोमोडेशन सेंटर जाएगी। अब एबी एकोमोडेशन सेंटर एक कैमरा लेकर जाती है जो उसने एक बैग में छुपा कर रखा होता है। जब वो सेंटर पहुंचती है तो वो देखती है कि 5 ज़ॉम्बी का ग्रुप बन के खड़ा है और कॉनर उनको स्पीच दे रहा है। कॉनर उन लोगों को बाकी लोगों के खिलाफ लड़ाई करने के लिए उकसा रहा होता है। एबी ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन तभी वो लोग एबी को देख लेते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर बाद में कॉनर उसको एबी को छोड़ने को इशारा करता है। वो एबी को एक खाली कमरे में लेके जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई। इस पे एबी कहती है कि तुम भी उस बॉम्ब अटैक में शामिल थे ना। तो कॉनर उसको बोलता है कि उन लोगों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, उन लोगों के पास इसके सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं था। इस पर एबी कहती है कि मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं और अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो बाहर जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि 2 लोग उसको घूर रहे होते हैं। वो तेजी से भागकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करती है। वैसे ही वो लोग उसको खींच रहे होते हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर लियोन्स अपने ऑफिस में बैठकर मॉनिटर में जो को देख रही होती है। वो देखती है कि जो पहली बार इतनी खामोश बैठी हुई है और वो ये देखकर उसके वार्ड में जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। जो कुछ नहीं बोलती। डॉक्टर लियोन्स उसकी तरफ बाएं फैलाकर पास जाती है, पर जो उस पे अटैक कर देती है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से बच जाती है। वैसे ही ऑफिसर नीचे आते हैं और जो को पकड़ लेते हैं और डॉक्टर लियोन्स को कहते हैं कि वे इसे भी यहाँ से ले जा रहे हैं और जहाँ इन्फेक्टेड लोग रखे हैं वहाँ रख रहे हैं। ये सब देखकर डॉक्टर लियोन्स अपनी दवाई बनाने की उम्मीद तो बिल्कुल ही छोड़ देती है।
उसी रात को हम देखते हैं कि सिलन अपने बेड पर सो रहा होता है और रात के 10 बज रहे होते हैं। सिलन को कोई दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। एक आदमी हुड पहन के अंदर आता है और सिलन को बेसबॉल से मारकर चला जाता है और वो जाते टाइम उसको क्योर्ड सीरम कहता है। सिलन बेहोश पड़ा है, इसीलिए उसको कुछ ढंग से दिखाई नहीं देता। अब सिलन को लगता है कि क्योर्ड एलन से अलग होने की वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। अब अगले दिन सिलन कैनर के पास जाता है और एबी अपना कैमरा ढूंढने लगती है। तो कैमरा मिल जाता है, लेकिन उसकी डिस्क खराब हो गई होती है, जिसकी वजह से कैमरे में कुछ नहीं रहता। एबी ऑफिसर कैंटर को कॉल करती है और मिलने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि कैनर सिलन को एकोमोडेशन सेंटर लेके जाता है। अब दिखाते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर ने उस सेंटर में हमला कर दिया होता है। ये देखकर सिलन लड़ने के लिए मना कर देता है और एक आर्मी ऑफिसर उसको पकड़ लेता है और उससे बाकी लोगों के बारे में पूछा जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बाद में ऑफिसर कैंटर सिलन से बात करता है और कहता है, तुमने कहा था कि तुम फैमिली का ख्याल रखोगे, लेकिन सिलन कुछ नहीं कहता। अब कैनन सिलन का ऐसा बिहेवियर देखकर उसको सबक सिखाने के लिए एबी से मिलता है और उसको ल्यूक के असली कातिल के बारे में बता देता है। एबी सिलन का घर पर इंतजार कर रही होती है। जब सिलन घर में आता है तो वो देखता है कि एबी नीचे बैठकर रो रही होती है और सिलन से पूछती है कि ल्यूक कहाँ है। ये बात सुनकर सिलन उसको बोलता है कि कॉनर ने तुम्हें कुछ कहा क्या, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो उसको गुस्से में बोलती है कि उस रात क्या हुआ था। सिलन कहता है कि उस रात वो होश में नहीं था, वो बेकाबू हो गया था, इसलिए उसने ल्यूक पर अटैक कर दिया था। ये सुनकर एबी उसको घर से बाहर निकल जाने को बोल देती है। आधी रात को कॉनर सिलन से मिलता है, तभी वहाँ ऑफिसर कैंटर भी पहुंच जाता है और गन उनकी तरफ करके नीज डाउन करने को कहता है। सिलन उसकी बात मान लेता है, लेकिन कैनर साइड में पड़ी हुई एक बियर की बोतल को उठाकर उसके गले पर वार कर देता है। वो तब तक मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। कैनर उसकी गन उठाकर सिलन की तरफ कर देता है और कहता है, तुम कैंटर के साथ मिल गए हो और हमारी उस लड़ाई से पीछे हट गए। इतने पर ही सिलन की आवाज सुनाई देती है। सिलन को लगता है कि टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं और वो कैनर से कुछ कहता है कि उसका क्या प्लान है। इस पर कैनर उसको बोलता है कि प्लान तो शुरू भी हो चुका है। कैनर सारे ज़ॉम्बीज़ को उस जगह से निकाल देता है, जिसकी वजह से सारे शहर में ज़ॉम्बी हो जाते हैं और ये सब देखकर सारे एक सुरक्षित स्थान में पहुंच जाना चाहते हैं, लेकिन सारी जगह पर ज़ॉम्बी होते हैं। एबी घर से बाहर होती है और ज़ॉम्बी को मारने लगती है, लेकिन वहाँ पर रेस्क्यू करने वाली बस आती है और सभी को बचा लेती है। इतने पर हम देखते हैं कि सिलन वहाँ पहुंच जाता है और देखता है कि एबी सिलन का नाम बार बार पुकार रही होती है। सिलन अभी तक स्कूल में होता है। अब सिलन भागकर स्कूल पहुंचता है और सिलन को आवाज देता है। तभी उसे एक रूम से आवाज आती है और वहाँ से उसको बचा लेता है। अब उसको बचाते हुए वो जा रहा होता है तो सिलन देखता है कि वो चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरा हुआ है। कैनर आके सिलन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से सिलन वहाँ से अकेला ही भाग जाता है। सिलन और कॉनर के बीच बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है और सिलन कैनर को मारकर सिलन के पीछे भाग जाता है। अगले दिन जब एबी अपने घर पर होती है तब सिलन उसको सिलन लाके देता है, लेकिन जैसे ही एबी सिलन को पकड़ती है वैसे ही एक ज़ॉम्बी सिलन पर अटैक कर देता है। सिलन उसको मारता है, लेकिन सिलन पर उस वायरस का असर होना स्टार्ट हो जाता है। अब एबी खुद अपने बच्चे को मारने की कोशिश करती है और कहती है कि ये बचकर अब क्या करेगा, लेकिन सिलन उसको बोलता है कि डॉक्टर लियोन्स के पास इसकी दवाई है और अब वो इसको ठीक करके ही वापस लाएगा। और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।